जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जीएस की पॉलिटी की क्लास जो मैं आपकी लेके चल रहा हूं, उसमें लास्ट क्लास में हमने आपके प्रेसिडेंट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे फ्रॉम 31 टू 45, और उसी में मैंने आपको एक दो टॉपिक्स भी पढ़ाए थे। जैसे मैंने एजीआई आपको बताया था, और मैंने आपको जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। अब उस पार्लियामेंट्री कमिटीज में जो 2-3 कमिटीज उसमें रहती हैं, वो मैं आज आपकी क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी मैं एक ब्रीफ आपको बता दूं, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या हमारा टॉपिक था पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री कमिटीज मैंने आपको बताई थी, दो प्रकार की बताई थी। एक स्टैंडिंग कमेटी बताई थी, एक एडहॉक कमेटी बताई थी। स्टैंडिंग कमेटी टोटल मैंने 6 बताई थी। स्टैंडिंग कमेटी में सबसे पहली मैंने आपको नाम दिया था फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी फिर मैंने 3 प्रकार की आपको बताई थी, एक पीएसी, एक कमेटी ऑन पीएसयू, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में एडहॉक कमेटी पढ़ा दी थी, मैंने आपको कमेटी ऑन पीएसयूज भी पढ़ा दी थी, पीएसी भी पढ़ा दी थी। अब आज इसके आगे हमें शुरू करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फाइनेंशियल कमेटी तीसरी है, उसका नाम मैंने आपको बताया था एस्टीमेट कमेटी। क्या नाम था इसका? एस्टीमेट कमेटी। ओके, अब ये जो एस्टीमेट कमेटी है, इसका काम क्या होता है, पहले तो उसको समझते हैं। देखो, जैसे ही बजट आता है, आप सोचो बजट पास करने के लिए 75 दिन का समय होता है, और वो 75 डेज में अगर बजट पास नहीं हुआ तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ये कंडीशन है। इसका मतलब सरकार के ऊपर भी प्रेशर होता है कि वो टाइमली बजट को पास करे, है ना, और एक ऐसा बजट लेकर आए जो प्रैक्टिकल हो, ऐसा ना हो कि हवाई महल बना दिए गए हों, है ना। तो एक प्रैक्टिकल बजट, एक ग्राउंड्स पर काम करने वाला बजट सरकार के लिए भी जरूरी है। तो अब ये जो बजट आता है, जो सरकार बजट लेकर आती है, उसी बजट में जो खर्चा दिया गया है, उसमें जो पॉलिसीज बताई गई हैं, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर बताए गए हैं, तो उसका एक एस्टीमेट लगाना। क्या लगाना? एस्टीमेट। इस एस्टीमेट कमेटी का काम होगा, क्या काम होगा बेटा? तो ये एस्टीमेट कमेटी इस बजट की एफिशिएंसी को चेक करती है, एफिशिएंसी ऑफ द बजट। ये चेक करेगी एफिशिएंसी ऑफ द बजट। इसी का काम होता है कि अगर कोई अननेसेसरी एक्सपेंस है, अगर बजट में कोई फिजूल खर्ची है, उसको चेक करना। तीसरा, कोई ऑल्टरनेटिव पॉलिसी हो सकती है क्या? दोबारा समझा रहा हूं, समझना इसको अच्छे से। बजट में सरकार जो पॉलिसीज लेकर आई है, क्या यही बेस्ट पॉलिसी है? क्या इसके ऑल्टरनेट, इसके अलावा भी कोई ऐसी पॉलिसी हो सकती है जो इससे भी अच्छी हो? तो किसी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी को सजेस्ट करने के लिए, ध्यान रखना, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी को सजेस्ट करने के लिए, अननेसेसरी एक्सपेंस, फिजूल खर्ची को चेक करने के लिए, बजट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए ही बनाई जाती है एस्टीमेट कमेटी। क्लियर हुआ? अब ये जो एस्टीमेट कमेटी है, इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मेंबर बता दो कितने होते हैं, तो मैं यहां आपको आपके लिए मेंबर लिख देता हूं। पहला, इसमें जो मेंबर होते हैं, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, और सारे के सारे होते हैं बेटा लोकसभा से। उसके बाद इन सब का इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा बेटा। तीसरा, टर्म वही 1 साल का टर्म होगा। चौथा, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से इलेक्ट किया जाएगा। मिनिस्टर कोई भी एलिजिबल नहीं होगा, मिनिस्टर नॉट एलिजिबल। छठा, इसके जो चेयरमैन बनाए जाएंगे, चेयरमैन जो अपॉइंट होंगे, वो रूलिंग पार्टी के अपॉइंट होते हैं। किसके अपॉइंट होते हैं? रूलिंग पार्टी के। अगर मैं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंपेयर करूं बाकी कमेटी से, तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज पता चल रही होंगी, है ना। जैसे मैंने आपको कमेटी ऑन पीएससी और पीएसी में क्या बताया था, इन दोनों में 22 मेंबर होते हैं। ये वाले पॉइंट्स तो सेम ही हैं, ये पॉइंट्स तो सेम ही है,
अंतर केवल पहले में और छठे में आ रहा है। जो पीएसी है उसमें मैंने आपको बताया था, पीएसी का जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन का होता है। यहाँ पे चेयरमैन अपोजिशन का हो नेसेसरी नहीं है, यहाँ पे चेयरमैन रूलिंग पार्टी का होगा। इन दोनों के मेंबर वही 22 होते हैं, इसमें मेंबर 30 होते हैं। ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो आई थिंक सो ये आपका फाइनेंशियल कमेटी मैंने आपको क्लियर करी है, आपको समझ में आया। इसको कॉपी करें, इसके बाद नेक्स्ट अगले इसी पे अगली कमेटी पे चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, सेकंड कमेटी, अब हम बात करते हैं सेकंड कमेटी की। पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी में स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी में फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी के बाद इसी में एक और कमेटी आती है जिसका नाम है डिपार्टमेंटल कमेटी। अब ये जो डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं, ये डिपार्टमेंटल कमिटीज, जैसे फाइनेंशियल कमिटीज हमने पढ़ी थी टोटल 3, तो जब हम डिपार्टमेंटल कमिटीज की बात करते हैं तो डिपार्टमेंटल कमिटीज आर टोटल 24। अब ये डिपार्टमेंटल कमिटीज कौन सी हैं, तो आप याद करो, हमने बजट के बारे में पढ़ा था कि जब बजट आता है, बजट को लेकर के पहले 3 से 4 दिन तक एक जनरल डिस्कशन होता है, उसके बाद 3 से 4 हफ्तों के लिए संसद को जो है पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो उसी समय ये डिपार्टमेंटल कमिटीज जो हैं ये एक्टिव हो जाती हैं, और ये बजट के अंदर जो अलग अलग विभागों, मिनिस्ट्री के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट विभागों के द्वारा जो डिमांड्स मांगी गई हैं, है ना, तो उन्हीं को लेकर के डिपार्टमेंटल कमिटीज एक्टिव हो जाती हैं। अब आपको ये डरिए मत, डिपार्टमेंटल कमिटीज ऐसा नहीं कि 24 की 24 याद करनी है, आपको बस इसका एक कंपोजिशन ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, एवरी डिपार्टमेंटल कमिटी कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स। एक तो आप ये ध्यान रखें, कितने मेंबर्स होते हैं बेटा, 31। दूसरा, इसमें 21 मेंबर लोकसभा से लिए जाते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से लिए जाते हैं, ठीक है। तीसरा, 16 कमिटीज वर्क्स अंडर स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर के अंडर में काम करती है। बाकी की बची 8, टोटल कितनी है, 24 में से 16 स्पीकर के सुपरविजन में और 8 कमेटी वर्क्स अंडर चेयरमैन, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स कम से कम आप डिपार्टमेंटल कमिटीज को लेके याद करें, और अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं, आई थिंक सो पार्लियामेंट्री कमिटीज में यही इतना सफिशिएंट है। आप बाकियों के अगर नाम भी याद कर लेंगे तो भी मैं कहता हूं आपका लेवल 1 क्लियर है, कम से कम आपका लेवल 1 यहां तक होना चाहिए। उसके बाद आप फिर लेवल 2 लेवल 3 पे जा सकते हैं। जैसे बहुत सारी कमिटीज हैं, उनके नाम याद करना, उनके कंपोजिशन याद करना, उनके मेंबर्स के बारे में याद करना, उनके फंक्शंस याद करना। बट फ्रॉम माय साइड मैं समझता हूं कि आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज जब आप पढ़ते हैं तो मैंने आपको स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, वो 3 तरह की कमेटी पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया, डिपार्टमेंटल कमेटी बताई। तो ये लेवल 1 तक इतना तो मिनिमम आपको, कोई भी अगर डिफेंस, सीडीएस, एनडीए की तैयारी कर रहा है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें, अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, देखो क्योंकि लोकसभा राज्यसभा हम पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, अब हम बात करते हैं मोशंस की और पार्लियामेंट में जो काम होता है उनकी। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, संसद में 11 से 12 बजे का जो टाइम पीरियड है, ये जो समय है, ये समय हमने रखा है क्वेश्चन आवर का, इसको हम कहते हैं प्रश्नकाल, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आवर है, ये क्वेश्चन आवर एक बहुत ही फॉर्मल प्रोसेस माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? एक फॉर्मल प्रोसेस है। फॉर्मल प्रोसेस का मतलब होता है बिना किसी नोटिफिकेशन के क्वेश्चन आवर में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। अब ये प्रश्नकाल क्या है पहले तो समझो। देखो, वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली सरकार है, यानी कि सरकार बनती है लोकसभा से, बहुमत से बनती है, देश को सरकार चलाएगी। तो इसी सरकार से सवाल जवाब करने के लिए पार्लियामेंट में अपोजिशन बनाई गई है,
अपोजिशन वाले सरकार से, सरकार में बैठे जो मंत्री हैं उनसे उनके कामों को लेकर के सवाल जवाब कर सके, है ना, क्योंकि वो भी जनता के प्रतिनिधि है। तो यहाँ पर प्रश्नकाल हमने 11 से 12 का समय हर दिन का संसद में ऐसा रखा है जिसमें अपोजिशन वालों को मौका दिया जाता है कि आप अपने सवालों का जवाब मांग सके, किससे, रिस्पेक्टिव मिनिस्टर से। अब इस प्रश्नकाल के प्रोसेस में क्या होता है, पहली चीज, प्रश्नकाल में सबसे पहले तो जो एमपी होते हैं, जिस एमपी को मंत्री से प्रश्न पूछना है, वो एमपी अपने क्वेश्चन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में टाइप करवाएंगे। प्रॉपर फॉर्मेट में टाइप हो, क्वेश्चन रेलेवेंट होना चाहिए। वहां से वो क्वेश्चन चला जाएगा स्पीकर या चेयरमैन के ऑफिस, स्पीकर या चेयरमैन के ऑफिस में जाएगा। स्पीकर और चेयरमैन आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद वो रिस्पेक्टिव जिस मंत्री से आपने सवाल किया है उस रिस्पेक्टिव मंत्री के ऑफिस में जाएगा, वो भिजवाया जाएगा, ऑफिस ऑफ मिनिस्टर। वो मिनिस्टर जब भी वहां अवेलेबल होंगे तो वहां से वो रिप्लाई करेंगे कि मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किस दिन संसद में उपस्थित हो जाऊंगा। तो ये बात कन्वे करा दी जाएगी एमपी को, तो फिर वो एमपी को उस दिन जवाब मिल जाएगा। अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो इस वजह से इस पूरे प्रोसेस में कम से कम मिनिमम 10 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है बेटा? 10 दिन का समय लगता है, ठीक है, मिनिमम 10 डेज लगेंगे। अच्छा, अब ये तो मैंने प्रोसेस बताया, यानी कि बिना नोटिस के कुछ नहीं होगा, नोटिस देना पड़ता है। हम कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, वहां से वो जवाब आएगा, बताएंगे कि भाई इस दिन मैं संसद में आके आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। अब प्रश्न के टाइप्स भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं। टाइप्स क्या होते हैं? अगर किसी एमपी ने मंत्री से सवाल किया और एमपी को अपने सवाल का जवाब चाहिए ओरल, यानी कि अगर आपको ओरल आंसर चाहिए, वर्बल आंसर चाहिए, कैसा आंसर चाहिए? वर्बल। तो ऐसे पूछे गए प्रश्न को हम कहते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। क्या कहते हैं बेटा? स्टार्ड क्वेश्चन। लेकिन अगर मंत्री जी से सवाल जो पूछा गया है उसका जवाब आपको रिटर्न में चाहिए, कैसा चाहिए बेटा? रिटर्न में आंसर चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, तारंकित प्रश्न, अतारंकित प्रश्न। और इन दोनों ही प्रश्नों के लिए कम से कम 10 दिन का समय लगेगा, 10 डेज समय लगेगा। बट अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि एमपी को अपने सवाल का जवाब चाहिए जल्दी, अब ऐसी कौन सी कंडीशन होगी तो मैं यहां अलग से बता दूं। अगर कोई मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो ऐसे में हमारे पास एक, अच्छा, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो वो भी स्पीकर और चेयरमैन ही फाइनल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में स्पीकर और चेयरमैन में अलाउ टू आस्क अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो ये जो है आपका, ये आपका तीसरे प्रकार का प्रश्न है। मैंने कहा 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक स्टार्ट क्वेश्चन जिसका ओरल या वर्बल आंसर चाहिए, एक अनस्टार्ट क्वेश्चन जिसमें रिटर्न में चाहिए, और एक ऐसा भी प्रश्न होता है जिसमें आपको आंसर अगर 10 दिन से कम समय में चाहिए तो उसको कहते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और इसमें आपको जवाब मैक्सिमम टाइम मिलता है ओरली। कितना मिलेगा बेटा? हर बार ओरली मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, ऐसा भी हो जाता है कि ये जो ओरल आंसर दिया जा रहा है, अगर सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको नहीं मिलता तो पहली कंडीशन हो सकता है स्पीकर आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने के लिए अलाउ कर दे, लेकिन वो केवल इस कंडीशन में है, स्टार्ट क्वेश्चन में। अगर एमपी को लगता है कि मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, ध्यान देना,
अगर एमपी को लगता है कि मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, तो आंसर मिलने के 3 दिन के अंदर, विद इन 3 days, वो एमपी स्पीकर या चेयरमैन से पूछ सकता है, आस्क फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन, फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन। ये एक अलग टूल है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन आवर में ही अगर एमपी को सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, उसको लगता है कि मुझे आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिला, तो ऐसे में प्रश्न आंसर मिलने के 3 दिन के अंदर नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर चेयरमैन को, और पूछा जाएगा एक हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए। और ये हाफ एन आवर डिस्कशन क्या होता है, इसमें स्पीकर या चेयरमैन अलाउ करते हैं, क्या करते हैं, अलाउ करते हैं 3 days a week, 3 days a week, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे कि आप आधे आधे घंटे का और एक्स्ट्रा हम डिस्कशन ले लेते हैं, उसमें आपको एक्सप्लेनेशंस दे देंगे। ये बात क्लियर हुई? तो ये तो रहा क्वेश्चन आवर का, ये मैंने आपको क्वेश्चन आवर पूरा बताया। अब इसके बाद ये तो 11 से 12 का समय था, अब 12 से 1, 11 से 12 हो गया प्रश्नकाल। जो 12 से 1 का समय है, दिस इज कॉल्ड एज 0 आवर, इसे क्या बोलते हैं, 0 आवर। अब ये जो 0 आवर है, ये 0 आवर क्या है, इसको भी समझते हैं। देखो 0 आवर क्योंकि 12 o'clock पे स्टार्ट हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, 12 o'clock पे, तो 12 o'clock पे स्टार्ट होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, 0 आवर। और ये 0 आवर हमने इसलिए रखा है कि अगर कोई मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो ऐसे मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पर संसद अगर डिस्कशन करना चाहती है, डिस्कशन चाहती है, तो हमने 11 से 12 से 1 का समय रखा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, विदाउट नोटिस, ध्यान देना, विदाउट नोटिस हम ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन आवर में नोटिस देना कंपलसरी था, लेकिन 0 आवर में बिना नोटिस के हम किसी भी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो अगर संसद डिस्कशन करना चाहती है किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, तो उसके लिए हमारे पास समय क्या है, 0 आवर। क्या अच्छा 0 आवर 1 घंटे का समय कम पड़ रहा है, तो इसके अलावा एक और हमारे पास ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड एज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, और वो 2.5 घंटे का होता है। वो क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। जैसे क्वेश्चन आवर के लिए हमारे पास हाफ एन आवर डिस्कशन है, तो ऐसे ही हमारे पास 0 आवर के लिए भी है, क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जो कि 2.5 आवर्स का होता है। तो ये आई थिंक सो आपको दोनों चीज समझ में आ गई है ना। अच्छा, अभी जो संसद है, संसद में हमने क्वेश्चन आवर 0 आवर के अलावा भी कुछ चीजें हमारे इसमें संसद में चलती हैं, कुछ और टूल्स हैं, मैं नाम लिख रहा हूं, क्या, टूल्स, या आप इसे कह ले डिवाइसेस, टूल्स और डिवाइसेस। कुछ ऐसे टूल्स और डिवाइसेस हैं जो हम संसद में यूज करते हैं। इन टूल्स और डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, तो दीज टूल्स एंड डिवाइसेस आर कॉल्ड एज मोशंस। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, मोशंस कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो मोशंस हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। क्या बोलते हैं, प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव क्या है, देखो अगर मानो हम संसद की बात करें, तो देश को संसद चला रही है, पूरे देश पर संसद की नजर है ना। पार्लियामेंट का डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, वहां की डिग्निटी, वहां का सम्मान एक रहना चाहिए, वहां पर एक डिसिप्लिन बना रहना चाहिए। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर कोई मंत्री, इफ एनी मिनिस्टर या कोई एमपी संसद में कुछ प्रपोजल रखना चाहता है, कुछ प्रस्ताव रखना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो उसके लिए ही हमने बनाए हैं ये मोशंस। क्या बनाए हैं, मोशंस, प्रस्ताव, प्रपोजल। तो उसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लो अगर कोई मंत्री संसद को मिसगाइड कर दे बेटा, मिस इंफॉर्मेशन दे दे, यानी कि गुमराह कर दे, कुछ चीजें हाइड करे,
अगर कोई मंत्री संसद को झूठ बोलता है, गुमराह करता है, मिसगाइड करता है, इंफॉर्मेशन छुपाता है, तो ऐसे में उस मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने के लिए लाया जा सकता है प्रिविलेज मोशन। क्या लाया जा सकता है? प्रिविलेज मोशन। बात समझ में आई? प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये कहां आ सकता है? तो आप ध्यान रखना, इंट्रोड्यूस, कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा, कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला मोशन मैंने आपको बताया। ऐसे ही एक मोशन है, दूसरे मोशन का नाम है, यहां लिख देता हूं, सेंसर मोशन। अब सेंसर माने क्या होता है? क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। ध्यान रखना, सेंसर माने निंदा, क्रिटिसाइज, कमेंट, टिप्पणी सरकार के ऊपर। अगर अपोजिशन वाले सरकार की किसी पॉलिसी फेलर पर, पॉलिसी फेलर होने पर, सरकार की अगर कोई पॉलिसी फेल हो जाती है, पॉलिसी फेलर होने पर, या सरकार के किसी मंत्री के कुछ कहने को लेकर उसको कंडेम करने के लिए, क्या करने के लिए? उसको कंडेम करने के लिए, है ना। ऐसी कई कंडीशंस आ जाती हैं जहां पे अपोजिशन वाले ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं कि भाई देखो, फला फला मंत्री ने अपने इस अभिभाषण में ये बात कही, हम इसका खंडन करना चाहते हैं। तो सरकार की कोई पॉलिसी फेल होने पर, या सरकार के किसी मंत्री के द्वारा कहे गए कथन या एक्ट को कंडेम करने के लिए, खंडन करने के लिए, अपोजिशन वाले ये सरकार के खिलाफ सेंसर मोशन लाते हैं। तो मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं। पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखना, पॉलिसी फेलर होने पर, ड्यू टू पॉलिसी फेल होने पर, अपोजिशन इंट्रोड्यूस करती है इन लोकसभा इस मोशन को विद 50 MPs सपोर्ट, बकायदा रीजन दे करके। ध्यान रखना, रीजन बताना पड़ेगा। और ये मोशन आएगा अगेंस्ट, कैन अगेंस्ट वन मिनिस्टर, फ्यू मिनिस्टर, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ रहे हैं? अच्छा, मैंने कहा सेंसर मोशन में अपोजिशन वाले लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे 50 MP के सपोर्ट से, कारण बताकर, पॉलिसी के फेल होने पर कंडेम करने के लिए। किसके खिलाफ? एक मंत्री या कुछ मंत्री या सभी मंत्री। अब इस सेंसर मोशन में जरूरी नहीं है मिनिस्टर रिजाइन दे, मिनिस्टर नीड नॉट टू रिजाइन, नीड नॉट टू रिजाइन, रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। बट एक कंडीशन आप ध्यान रखें, 2 मिनट और आपकी क्लास पूरी हो जाएगी, घबराइए मत। अब मिनिस्टर नीड नॉट टू रिजाइन मतलब क्या है? सेंसर मोशन अगर पास हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। देखो, सेंसर मोशन आ गया मंत्री के खिलाफ, तो मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में सेंसर मोशन के पास होने पर प्रधानमंत्री को अपना फ्लोर टेस्ट, कॉन्फिडेंस विन करना पड़ेगा। क्या विन करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस विन करना कंपलसरी हो जाता है। सेंसर मोशन में मंत्री को रिजाइन नहीं देना है, पास होने पर प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस विन करना है। और अगर वो कॉन्फिडेंस विन नहीं कर पाए, तब इट कैन बिकम द ग्राउंड्स फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, वो कारण बन सकता है, पर मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। क्या ये क्लियर हुआ? ये मैंने आपके सामने 2 मोशंस बताए। ये जो 2 मोशंस हैं बेटा, दीज 2 मोशंस, ऐसे ही मैं आपके सामने और मोशंस के बारे में अगली क्लास में लेकर आऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने अभी प्रिविलेज मोशन किया, सेंसर मोशन किया, फिर इसके बाद हम बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडमेंट मोशन, कॉल अटेंशन मोशन, कट मोशंस। ठीक है, और आपका ये मोशंस कंप्लीट होने के बाद पार्लियामेंट वाला जो मैक्सिमम मेजर पार्ट है वो आपके पॉलिटी में मैं कंप्लीट करा दूंगा, एंड देन वी विल स्विच ओवर टू सर्टेन अदर बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, वो हम पढ़ेंगे।
तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होती है, और आप हमारी क्लास को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नीचे जो लिंक है उस डिस्क्रिप्शन में आप जा करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको जो है PDF नोट्स जो है अवेल हो सके। तो अगली क्लास के लिए आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।